हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ नेगोशिएबल एक्ट। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फिर से पढ़ेंगे। कल भी देखिए हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन तीन बार है। एक बार है आपका फॉरेन और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, दूसरा अब आपके सामने है बेयरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और उसका नेक्स्ट है एम्बिगुअस और इनकोएट। बट उसकी बात में सर, ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो बच्चों, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो पेबल है वो किसको पेबल है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेयरर हो सकता है। बेयरर का मतलब है कि जिसके पास है उसका है, उस पे किसी का नाम नहीं लिखा होता। ऐसा इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू एनी पर्सन हु इज हैविंग पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे करेंसी नोट होता है। अब करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, एक्सक्लूडेड है, लेकिन फिर भी वो बेयरर का एक एग्जाम्पल है। सर, हम बेयरर चेक बना सकते हैं और हम बेयरर प्रोमिसरी नोट नहीं बना सकते, क्योंकि रिजर्व बैंक एक्ट सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 मना करता है। तो देखिए, बेयरर इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वेयर नेम ऑफ द पेई इज ब्लैंक। तो जहां पर पेई का नाम ब्लैंक है या नेम ऑफ पेई इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बेयरर, और लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। तो देखिए, तीन तरीके से हो सकता है। पहला, जहां पर पेई का नाम ब्लैंक है। बेटा, सपोज करो मैंने आपको एक चेक इशू किया। अब इस पे यहां लिखा रहता है पे टू, और मैंने आपका नाम लिख दिया मिस्टर एक्स। तो ये तो ऑर्डर पर पेबल हो गया। लेकिन इसके आगे लिख दिया और बियरर, ठीक है, बाकी अमाउंट, डेट, सिग्नेचर, चेक नंबर, बैंक का नाम, वो सब आएगा ही आएगा। तो ये बियरर इंस्ट्रूमेंट हो गया। सर, जहां पेई का नाम ब्लैंक है तो ये ब्लैंक चेक जैसा हो जाएगा। जहां पर उसके नाम लिखा है पर साथ में और बियरर लिखा है, और जहां पे लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। इंडोर्समेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट की बैक पर, ये बैक साइड है बेटा, और हमने लिखा पे टू और आगे हमने नाम नहीं लिखा, और सपोज एक्स को पेबल था, एक्स ने अपने साइन कर दिए, दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट के बच्चों तीन पॉइंट्स हो गए। पहला, वेयर द नेम ऑफ द पेई इज ब्लैंक। दूसरा, वेयर द नेम ऑफ द पेई इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बेयरर। तीसरा, where the last endorsement on any instrument is blank, यानी name of the endorsee is not mentioned, तो such instruments become bearer instruments। bearer चेक ड्रॉ हो सकती है, bearer बिल ऑफ एक्सचेंज भी ड्रॉ हो सकती है, पर bearer promissory नोट ड्रॉ नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल बाय डिलीवरी ओनली, बाय मेयर डिलीवरी। तो अगर मेरे पास बेरर इंस्ट्रूमेंट है, तो अब जैसे करेंसी नोट है, तो दैट करेंसी नोट इज बेरर इंस्ट्रूमेंट। कैसे नेगोशिएट करते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं?
तो बच्चों हमने खाली इसको डिलीवर करना होता है, दूसरे व्यक्ति को हम हैंड ओवर कर देते हैं और इस प्रकार से ये निगोशिएट हो जाता है, डिलीवर ट्रांसफर हो जाता है। तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट के 3 पॉइंट्स और उसकी कॉन्सिक्वेंस ये कि सच इंस्ट्रूमेंट्स आर निगोशिएबल बाय मेयर डिलीवरी। हम इसको सिर्फ डिलीवर करके इंडोर्स कर सकते हैं, सिर्फ डिलीवरी से इंडोर्समेंट हो सकता है। चलिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पर आते हैं। सर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पेबल है, यानी जो पेई है उसका नाम क्लियरली मेंशन्ड है। सो विच इज पेबल टू ए पर्सन, तो ये ऑर्डर पर पेबल माना जाता है। से मैंने एक बिल लिखा और बिल में मैंने लिखा पे टू मिस्टर एक्स, तो ये ऑर्डर हो गया। अब मिस्टर एक्स इसको इंडोर्स कर सकते हैं, तो आदेश है, दैट इज इंडोर्समेंट इज एन ऑर्डर टू पे द मनी टू समबडी एल्स। तो पे टू एक्स लिखा है खाली, तो ये ऑर्डर पर है, पेबल टू ए पर्सन और हिज ऑर्डर। अगर हमने लिखा पे टू एक्स और हिज ऑर्डर, मतलब एक्स को पे करिए या उसके ऑर्डर के हिसाब से पे करिए, तो ये भी ऑर्डर पर पेबल है। सर ये भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। पेबल टू ऑर्डर ऑफ ए पर्सन, सर हमने लिखा पे ऑन ऑर्डर ऑफ एक्स। सर पहले वाले और तीसरे वाले में फर्क ये है कि पहले वाले एक्स को मिलेगा और एक्स चाहे तो किसी को ऑर्डर कर दे, नहीं लिखा है बट वो इंप्लाइड है। दूसरे में हमने लिखा पे टू एक्स और हिज ऑर्डर, तो एक्स को मिलेगा या उसके ऑर्डर पे मिलेगा, पहला दूसरा दोनों सेम है। और हिज ऑर्डर इंप्लाइड है पहले वाले केस में, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मना नहीं किया है तो वो इंडोर्स कर सकता है। लेकिन तीसरे वाले सिचुएशन में बेटा एक्स को पेमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्स के ऑर्डर पर पेमेंट होगा। तो ये तीनों ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, और जहां पर लास्ट इंडोर्समेंट इज इन फुल, इंडोर्समेंट ब्लैंक नहीं है। हमने इंस्ट्रूमेंट की बैक पे इंडोर्स किया और लिखा पे टू वाई और एक्स ने साइन कर दिए, तो ये इंडोर्समेंट इन फुल हो गया। जहां पर नाम मेंशन है दैट इज इंडोर्समेंट इन फुल, और जहां इंडोर्सी का नाम नहीं लिखा है दैट इज इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ब्लैंक इंडोर्समेंट है आखिरी वाला तो बेयरर हो गया, और फुल इंडोर्समेंट है तो ऑर्डर पर पेबल हो गया। तो बच्चों ऑर्डर पेबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? सर दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, which is payable to a specified person or his order, which is payable on the order of a specified person, or where the last endorsement on such instrument is in full. Okay, and such instrument इसकी consequence क्या है? Sir it is negotiable, it is transferable by endorsement and delivery. delivery बहुत जरूरी है, बिना उसके कुछ नहीं होगा। तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड मेयरली बाय डिलीवरी, इंडोर्समेंट नहीं चाहिए। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करना है, निगोशिएट करना है, तो मेरे को पहले उसके ऊपर इंडोर्स करना पड़ेगा और फिर डिलीवरी करनी पड़ेगी। ओके सर क्वेश्चन देखिए, ए बिल इज ड्रॉन पेबल टू एक्स और बेयरर, तो जहां पर कोई बिल किसी पर्टिकुलर पर्सन के बाद और बेयरर वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसका देखिए और मतलब क्या हो गया, एक्स को पेमेंट कीजिए या फिर जिसके पास है उसको कीजिए, एक्स और बेयरर, तो ये बेयरर हो गया बच्चों। सर पेबल टू एक्स हु इंडोर्सेस इट इन ब्लैंक, ब्लैंक इंडोर्समेंट किया है, इन फेवर ऑफ वाई है पर ब्लैंक है, तो जहां लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक होता है वह बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। पेबल टू एक्स ऑर्डर पर पेबल है ये, सर एक्स को पे करिए या एक्स और हिज ऑर्डर, दोनों बातों का एक ही सिग्निफिकेंस है। अगर मना नहीं किया है
तो एक्स इसे फर्दर इंडोर्स कर सकता है. इंडोर्समेंट इज फर्दर ऑर्डर टू पे मनी टू समबडी एल्स. तो पेबल टू एक्स इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. एक्स और इज ऑर्डर, ये भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है. चलिए, सो दैट टॉपिक इज ओवर. तो एक बिल या प्रोमिसरी नोट या चेक बेयरर हो सकता है या ऑर्डर पर पेबल हो सकता है. प्रोमिसरी नोट बेयरर ड्रॉ नहीं हो सकता, बट लास्ट इंडोर्समेंट इन ब्लैंक से वो बेयरर बन सकता है. छोड़िए उस बात को, आगे चलते हैं बच्चों. क्लासिफिकेशन, तीसरी बार हेडिंग आई है. पहले था इनलैंड और फॉरेन, फिर आया बियरर और ऑर्डर, अब आया एम्बिगुअस और इनकोएट. एम्बिगुअस और इनकोएट. तो देखिए, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की पहले हमने बात की हुई है, तो सीए इंटर में भी एक बार पूछा गया ये एम्बिगुअस और इनकोएट, और सीए फाउंडेशन में भी पूछा गया. क्वेश्चन तो पता ही है आपको कहां पे मिलता है ये पेपर में. तो देखिए, पहले एम्बिगुअस समझते हैं बेटा. सेक्शन 17 है, याद रखिएगा. सर, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है which can be treated as a bill or as a promissory note. सर, दो बातें हैं, कुल दो लाइनें, दो स्टेटमेंट. पहला, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट which can be constructed, which can be construed as bill of exchange or as a promissory note. मतलब एम्बिगुअस है. एम्बिगुअस का मतलब होता है जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर चीजें क्लियर नहीं है, तो उसको हम एम्बिगुअस कहते हैं. तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट which can be construed either as a promissory note or as a bill of exchange. तो ये इसकी डेफिनेशन है. ठीक, अब होगा क्या? तो दूसरा स्टेटमेंट है बच्चों कि जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, he has right to choose it either as bill or as promissory note. तो वो उसे बिल भी मान सकता है और वो उसे promissory note भी मान सकता है, और जो वो मानेगा वही फाइनल होगा. होल्डर को राइट दिया कि वो उसे क्या चूज करेगा. तो कुल मिला के बच्चों दो लाइन है. एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ ये लिखना है. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अरे ऐसे कैसे, या तो बिल है या प्रोमिसरी नोट है. भाई, बिल क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर. प्रोमिसरी नोट क्या है? अनकंडीशनल प्रॉमिस, अंडरटेकिंग. सर, हो सकता है, मैं बताता हूं. अब देखिए, एक प्रिंसिपल ने अपने एजेंट के ऊपर एक बिल लिखा टू एजेंट. सर, एजेंट का नाम है ए, और उसने कहा प्लीज पे ₹5 लाख टू एक्स और हिज ऑर्डर. हिंदी में एक्स को 5 लाख रुपए दे दीजिए, या वो जिसको ऑर्डर करे, दैट मीन्स इंडोर्स करे, उसको दे दीजिए. और बेटा, प्रिंसिपल ने अपने साइन किए. प्रिंसिपल का नाम है, लेट अस से पी. ओके, नाउ लुक. सर, एजेंट की लाइबिलिटी इज अल्टीमेटली लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल. सर, एजेंट अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तो लाइबल होता नहीं है. एजेंट तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है काम. तो बेसिकली जो बिल का ड्रॉर है वही बिल का ड्रॉई है, क्योंकि एजेंट पर्सनली लाइबल नहीं है, उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड है. तो जिसने बिल लिखा उसी ने पैसे देने हैं. सर, क्या होगा? अब ये मेरे को देखो, बिल भी दिख रहा है, क्योंकि ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम कि प्लीज पे दिस अमाउंट टू दिस पर्सन, सो इट इज क्लियरली एन ऑर्डर.
But because the person making the instrument and the person who is liable to make payment are same, एजेंट की लाइबिलिटी अल्टीमेटली प्रिंसिपल की लाइबिलिटी, तो ये प्रोमिसरी नोट भी दिख रहा है, हम इसको प्रोमिसरी नोट भी कह सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली पी ने लिखा है और पी को ही पैसे देने हैं। तो इस प्रकार से दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कॉन्स्टिट्यूड एज बिल और एज प्रोमिसरी नोट। देखिए, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया बेटा, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको एग्जाम में सिर्फ ये 2 लाइनें लिख के आनी है, पहला सेक्शन 17 और फिर आप बताओगे कि जो आपका एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है दैट मीन्स एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच मे बी कॉन्स्टिट्यूड ईदर एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज और एज ए प्रोमिसरी नोट। दूसरी लाइन, द होल्डर इज एट लिबर्टी टू ट्रीट द इंस्ट्रूमेंट एज बिल और एज प्रोमिसरी नोट। तो लॉ ने होल्डर को अथॉरिटी दिया कि वो चाहे तो बिल मान ले और चाहे तो इसे प्रोमिसरी नोट मान ले, और वो जो भी मानेगा वही माना जाएगा। बस इतनी सी बात है बेटा, इसकी बैकग्राउंड आपको समझ आ गई, वेरी गुड। नहीं आई इग्नोर करिए उस बात को, आप खाली ये 2 लाइनें ध्यान दीजिए, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट हो गया। चलिए अब आता है भैया इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। सर व्हाट इज इनकोएट? इनकोएट का मतलब होता है जी इनकम्प्लीट। इनकोएट को हम इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं, इनकम्प्लीट। सर ये वही सिचुएशन है, आप लोगों ने मूवीज में देखा है कि वो ब्लैंक चेक दे देते हैं, अमाउंट नहीं लिखा, सामने वाले से कह रहे हैं भाई तू भर ले जो तेरा मन हो या इतनी लिख लेना। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, जिसमें हमने अमाउंट नहीं लिखी, डेट नहीं लिखी, प्लेस नहीं लिखा, पेई का नाम नहीं लिखा, मतलब समथिंग इज मिसिंग। साइन है, साइन है, साइन नहीं करे फिर तो बेकार हो गया। तो सपोज करो मैंने आपको एक चेक दिया और उसमें बेटा यहाँ पे आपका नाम लिखना था, यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स इन फिगर्स आनी थी, और मैंने साइन मार के वो चेक आपको डेट, यहाँ डेट लिखनी थी। अब मैंने डेट नहीं लिखी, आपका नाम नहीं लिखा, अमाउंट नहीं लिखी, तीनों चीजें नहीं लिखी, 2 नहीं लिखी, 1 नहीं लिखी, मतलब देयर इज समथिंग विच इज इनकम्प्लीट। साइन है, सब लिख दिया, साइन नहीं है, तब तो 0 है सर, फिर तो इशू ही नहीं हुआ। एनीवे, तो इट इज साइंड बट इनकम्प्लीट, तो इसको क्या कहते हैं? इनकोएट। दूसरी बात बेटा, अगर मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं इस टाइप का, तो दैट मीन्स मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं कि आप इसको फिल कर लीजिए। तो मैंने आपसे गुड्स खरीदी सपोज 20,000 की, और मैंने आपको इस प्रकार से एक चेक दे दिया और आपसे कहा 20,000 रुपए लिख लीजिएगा। भाई लिख के ही दे देते, लेकिन हमने लिख के नहीं दिया, हम बड़े आदमी हैं, हम क्यों लिखें, खुद लिख लो, मतलब कोई बात तो बेटा ही है। एनीवे, और मैंने आपको ये बिल दे दिया और सॉरी चेक दे दिया और आपको अधिकार दे दिया, आप 20,000 लिख लो, कोई बात नहीं सर, इनकोएट हो गया। अब बेटा मान लो आपने इसमें लिख लिया 25,000, मैंने अथॉरिटी दी 20 की और आपने लिख लिए 25। क्वेश्चन 1, सर डू यू हैव राइट टू रिकवर 25,000? आंसर इज नो। सर आपका अधिकार तो 20,000 का ही है, यू आर नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स,
होल्डर इन ड्यू कोर्स याद है? होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल गुड होता था, लेकिन कंडीशन ये थी कि भैया वो बोनाफाइड हो, फॉर वैल्यू हो। अब मैंने आपसे 20,000 की गुड्स खरीदी, आपको 20,000 रुपए लिखने की अथॉरिटी दे दी और आपने 25,000 लिख लिए, तो आप बोनाफाइड नहीं हो। सर आप तो बेईमानी कर रहे हो। बोनाफाइड वो है जो ईमानदारी से कर रहा है, भरोसा कर रहा है, वो व्यक्ति बोनाफाइड है। आपका तो चीटिंग है। तो यू हैव नो राइट टू रिकवर 25,000, यू कैन रिकवर ओनली 20,000। लेकिन बच्चों आपने यहां लिखा 25,000, आपका नाम मान लेते हैं एक्स है, एक्स को पेबल है, और फिर आपने ये बिल इंडोर्स कर दिया, ये चेक, ये उसकी बैक है बेटा, और आपने लिखा प्लीज पे टू मिस्टर जेड, और आपने एक्स के साइन कर दिए क्योंकि आप एक्स हो। क्वेश्चन 2, सर डज जेड हैज राइट टू रिकवर 25,000? आंसर इज यस। देखो आपका अधिकार डिफेक्टिव है क्योंकि यू नो द ट्रूथ, लेकिन अगर आपने